वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 मार्च 2022। तो आइए चलते हैं और देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस 2 हार्ड वर्क बीट्स डेस्टिनी के बारे में। यह आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। इस बार का जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का उसे टारगेट करता है। इस कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स को अवेल करने के साथ आपको सीसैट के लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। आपको कोर्स एक्सेस करना है तो आपको video.olias.in पे जाना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल समर्थ के बारे में है। समर्थ मतलब कैपेबल, किसी को कैपेबल बनाना है, नाम से ही स्पष्ट है। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 के मौके पे यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई ने लॉन्च किया स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, जिसे नाम दिया गया है समर्थ। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है, मतलब जो वुमेन हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरियल स्किल और बढ़िया तरीके से दी जाए, उसी का प्रयास है। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। पर्पस वही है कि प्रमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन में, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके, इंडिपेंडेंट बन सकें और अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें। क्या फीचर्स रहे समर्थ में, मतलब ठीक है अगर इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो उन्हें फायदा क्या होगा। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिनके तहत जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है उसमें जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट के, उसमें 20% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी या अलोकेट कर दी जाएंगी, स्पेसिफिकली कहूं तो। ये तो पहला फायदा। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो बिजनेस डेलीगेशन भेजे जाते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, मार्केटिंग असिस्टेंस जो स्कीम है उसके तहत, उसमें 20% जो वुमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं उन्हें हिस्सेदारी दे दी जाएगी। तीसरा, कुछ कमर्शियल स्कीम्स होती हैं जैसे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, रॉ मटेरियल असिस्टेंस एंड बिल डिस्काउंटिंग, टेंडर मार्केटिंग, इन सब में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें एनुअल प्रोसेसिंग फी में। चौथा, कि एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए कि जो वुमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के तहत अपने एंटरप्रेन्योर जो उनका एंटरप्राइज है उसे रजिस्टर कर लें। ये सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल हैं। स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है? प्लान ये है कि 7500 से ज्यादा वुमेन कैंडिडेट को ट्रेन करना है हमें 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा उन्हें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से ना केवल शोकेस कर सकें बल्कि बेच भी सकें। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो परम गंगा के बारे में है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने अभी हाल ही में डिप्लॉय कर दिया है परम गंगा को। ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, यानी कि एचपीसी है। कहां डिप्लॉय किया गया है? आईआईटी रुड़की में। इसकी जो सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है वो 1.66 पेटाफ्लॉप है। अब 1.66 पेटाफ्लॉप का मतलब क्या होता है? आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सेकंड में 1015 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसे स्टैब्लिश किया गया है सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसी के तहत इसे डेवलप किया गया है। सुपर कंप्यूटर एक्सेलरेट करेगा आईआईटी रुड़की में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को, ना केवल आईआईटी रुड़की में बल्कि आसपास के जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी। भारत में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। इसके बाद कई सारे और सुपर कंप्यूटर्स आए जैसे कि परम शिवाय। ये पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे इंडिजिनियसली असेंबल किया गया, आईआईटी बीएचयू में इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति और परम संगणक जैसे सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। 2020 में परम सिद्धि भी आया। ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर था जिसे 62nd जगह मिली जो दुनिया के टॉप 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट थी उसमें। आइए बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि एनएसएम के बारे में। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, भारत में सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप किया जाए ताकि सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़िया हो। इसके तहत 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया जाना था। हालांकि आई विल से कि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ नहीं, क्योंकि गिनती के सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए और 70 का ये टारगेट तो अभी भी बहुत दूर है। जो मिशन है इसे ज्वाइंटली तैयार किया गया है मैती और डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक और आईआईएससी बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो इस मिशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस मिशन के हैं 4 पिलर्स: इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
इन पिलर्स के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि हम इंडिजिनियस तरीके से यानी कि खुद से ही सुपर कंप्यूटिंग का एक बढ़िया सा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप कर लें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाल दाधव मैसेकर के बारे में है। एक ऐसा मैसेकर जिसके बारे में मुश्किल से किसी को जानकारी होगी। मंडे यानी कि 7 मार्च को गुजरात की सरकार ने इसका 100th ईयर ऑब्जर्व किया। पाल दाधव किलिंग्स ये एक मैसेकर था जो कि जलियांवाला बाग से बड़ा मैसेकर था, 3 गुना बड़ा मैसेकर था, लेकिन इतिहास में इसे वो जगह कभी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पाल दाधव मैसेकर जो है वो 7 मार्च 1922 को हुआ था। पाल, चितरिया और धाधव जो विलेजेस हैं ये उस समय के इधर स्टेट में हुआ करते थे, जो सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये मैसेकर हुआ था। जो विलेजेस थे पाल, दाधव और चितरिया के, वो हेयर नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं एक ही मूवमेंट के पार्ट के रूप में। वहां पर मोतीलाल तेजावत जी इस पूरे मूवमेंट के तहत एक गैदरिंग को लीड कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। ये जो मूवमेंट था वो लैंड रेवेन्यू टैक्स यानी कि लगान के खिलाफ था, जो ब्रिटिश और फ्यूडल लॉर्ड्स इंपोज किया करते थे पीजेंट्स के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फोर्सेस तेजावत जी को बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी। उन्हें जैसी गैदरिंग का पता चला वो स्पॉट पे पहुंच गए। तेजावत जी के साथियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, तो उनके 200 भील साथी बोज एंड एरोज को लेकर तैयार हो गए। ब्रिटिशर्स ने इसके बाद ओपन फायर कर दिया और इस ओपन फायर में 1000 जो ट्राइबल्स थे वो इन गोलियों का शिकार हुए। तेजावत जी जैसे तैसे इस फायरिंग से बचकर निकल पाए। हालांकि बाद में वो उस स्पॉट पे वापस आए और उन्होंने उसे वीर भूमि की संज्ञा दी। गुजरात की जो सरकार है उन्होंने इस मैसेकर के 100 साल पूरे होने पर इस मैसेकर को, इस इंसिडेंट को याद किया और इस बात को एक्नॉलेज किया कि इतिहास में इस इंसिडेंट को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये एक्नॉलेज किया गया कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर से भी ज्यादा ब्रूटल था। ये जो मैसेकर था ये कभी एक्नॉलेज नहीं हो सका। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला तो ये था कि इसमें जो भी लोग शहीद हुए वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं थे, वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, इसीलिए इस घटना को आसानी से दबाया जा सका। और दूसरा कारण ये था कि इसके पहले जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसमें अंग्रेजों की बहुत किरकिरी हुई थी और वो किसी भी कीमत पे इस पूरे मैसेकर को दबा के रखना चाहते थे, जिसमें निश्चित तौर पे वो सफल भी रहे थे। ये सारी बातें पाल दाधव मैसेकर के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU को साइन किया है, ताकि एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जा सके और हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकें। कहां पर? ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि गांवों में। इसके लिए जो प्लान तैयार किया गया है, जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, उसका नाम रखा गया है SWAP यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नाम से क्लियर हो रहा है, गांवों में स्टार्टअप्स को हमें प्रमोट करना है। इस स्कीम को या इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। बेसिकली एक सब स्कीम थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की। यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रूरल पुअर्स हैं उन्हें पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, उन्हें मदद की जाए कि वो एंटरप्राइज को सेटअप करें, ना केवल सेटअप करें बल्कि तब तक मदद दी जाए जब तक कि वो उसे स्टेबलाइज ना कर लें, उनके पास हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और वो अपना बिजनेस अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। इस पूरे इनिशिएटिव के 3 पिलर्स हैं। पहला है फाइनेंस, दूसरा इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब होता है सपोर्ट करना ग्रोथ के लिए, और तीसरा है स्किल इकोसिस्टम। जो SWAP है वो ना केवल इंडिविजुअल बल्कि ग्रुप एंटरप्राइज को भी सपोर्ट करता है, जहां पे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें सेटअप करने के लिए मदद दी जाती है। यहां पर इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप है, जैसे कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, एंटरप्राइज प्रमोशन, CRP-EP नियुक्त किए जाते हैं। ये एक सर्टिफाइड लोकल पर्सन होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सपोर्ट दे गांवों के स्तर पे। इनके ऊपर होते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी कि BRC। ये जितने भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर और मैनेज करते हैं। फर्दर जो SWAP लोन एप्लीकेशंस होते हैं उनकी भी रिपोजिटरी अपने पास रखते हैं और कंसर्न ब्लॉक को उसकी जानकारी देते रहते हैं। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद के द्वारा। ये सारी बातें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद है तना आपने इस आर्टिकल को समझा। इस प्रकार के प्रश्न स्कीम्स वगैरह पे पूछे जाते हैं, जैसे कि 2012 में प्रश्न आया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर और पूछा गया था कि ये लाइवलीहुड ऑप्शंस को रूरल पुअर के लिए इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे?
आपके पास 3 स्टेटमेंट थे, जिनमें सही स्टेटमेंट है दूसरा, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। केवल यही स्टेटमेंट करेक्ट था, बाकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर ने भी हाल ही में लॉन्च किया है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और एक इनोवेशन पार्क। इस आर्टिकल पर हम आगे बढ़ें इसके पहले आप निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे कि आखिर स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। स्मार्ट ग्रिड बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है। पावर लाइन आप बोल सकते हो, एक ऐसी पावर लाइन जो ऑटोमेटेड हो, जहां पे आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो। अब ये जो हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्मार्ट ग्रिड में? इसके माध्यम से सबसे पहले तो हम पावर के फ्लो को मॉनिटर करते हैं, कितनी बिजली ट्रांसमिट हो रही है, जहां से वो ओरिजिनेट हुई और जहां पे वो पहुंची, जहां कंजम्पशन हो रहा है, तो पता चल जाएगा ना कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो कितने हैं। फर्दर पावर के फ्लो को कंट्रोल भी किया जा सकता है, कर्टेल भी किया जा सकता है, लोड को टाइम टू टाइम रियल टाइम मैनर में इस स्मार्ट ग्रिडिंग के माध्यम से। जो कुछ स्मार्ट ग्रिड्स होती हैं उसमें कई तरीके के और एनर्जी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाते हैं हाउस होल्ड्स के पास, स्मार्ट अप्लायंसेस का इस्तेमाल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना और एनर्जी इफिशिएंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, ये सब स्मार्ट ग्रिड के एम्बिट में ही आएंगे। तो ठीक है, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर जो कि स्मार्ट ग्रिड के बारे में जो भी नॉलेज है उसे डिसेमिनेट करेगा। इसे स्टैब्लिश किया गया है पावर ग्रिड के द्वारा और सपोर्ट मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो इन्वॉल्व ही है। फर्दर नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, इस इनिशिएटिव के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा यूएस एड का, फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। लोकेशन वही पावर ग्रिड के जो प्रेमाइस है उसी के भीतर ही है। पर्पस सेंटर का वही है कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पे हम इस पूरे इंस्टीट्यूट को तैयार कर सकें, जहां पर इनोवेशन को बढ़ावा मिले, रिसर्च को बढ़ावा मिले, जो स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी है उसे और बेटर किया जाए। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन इसी दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2015 में, ताकि जो स्मार्ट ग्रिड इनिशिएटिव है भारत में उसे एक्सेलरेट कर सके और इंडिया का जो पावर इंफ्रा है वो कॉस्ट इफेक्टिव बने, रेस्पॉन्सिव बने और रिलायबल बने। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एमवीए के बारे में है। बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया था, उसे इंप्लीमेंट करने की बारी थी। तो अभी हाल ही में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने इसे फाइनलाइज कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, भूटान ने अभी तक इसे फाइनलाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया अभी मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने 2015 में थिम्पू में, भूटान में ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट तैयार किया था। भूटान में ही तैयार हुआ था, भूटान ने इसे फाइनलाइज अभी तक नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव यही था कि इन चारों देशों में जो भी व्हीकल्स हैं वो आसानी से सर्टेन कंडीशंस के बाद एक दूसरे देशों में आ जा सकें। उनके पास कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो सकती हैं। जो टैरिफ होंगे, अगर कोई व्हीकल एक देश से दूसरे देश में जा रही है तो वो क्या लागू होंगे, ये बायलैटरल या ट्राइलैटरल तरीके से डिसाइड कर लिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक टेक्निकल एडवाइजरी और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है बीबीआईएन के एमवीए यानी कि मोटर व्हीकल इनिशिएटिव को। और ये जो असिस्टेंस है ये सासिक का भी हिस्सा है। सासिक का यहाँ पे फुल फॉर्म है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। भूटान ने क्यों ज्वाइन नहीं किया? भूटान का अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो कार्बन निगेटिव बनना है, कि हम कार्बन का एमिशन कम से कम करें, एंड दैट इज द रीजन कि वो एमवीए का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ से दूसरे देशों से व्हीकल्स आएं जो कार्बन का एमिशन करें और वो कार्बन निगेटिव बनने का अपना ऑब्जेक्टिव अटेन ना कर पाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के बारे में है। IEVP 2022, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को 2012 से चला रहा है। इसमें बेसिकली वो कई सारे अन्य देशों से लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को कि आप आइए और देखिए हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होता है। आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स को दिखाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इतने मैसिव स्केल पे भारत में इलेक्शंस करवा लेता है। जो IEVP 2022 रहा, इसमें 32 देशों से और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेलीगेट्स आए, जिनमें शामिल रहे IDEA, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम IFES, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB और कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज, इनके भी डेलीगेट्स यहां पर आए। IDEA की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करता है कि दुनिया भर में जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत बने रहें, वो सस्टेनेबल, इफेक्टिव और लेजिटिमेट तरीके से डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन कर सकें। हेडक्वार्टर्ड है स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसके पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी दर्जा है। वैसे इलेक्शन कमीशन बुलाता जरूर है लोगों को कि आप आइए और देखिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे बढ़िया इलेक्शंस करवाता है, लेकिन अभी हाल ही में मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ
जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे थे, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा लूप होल समझ में आया इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस का। हुआ ये कि जहां पर मैं था वहां पर एक व्यक्ति वोट करने के लिए आता है, सपोज करिए पर्सन ए वोट करने के लिए आते हैं, तो उन्हें यह बताया जाता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, 4 लोग होते हैं ना टीम में जो वोटिंग करवाते हैं, उन्होंने बताया कि आपका वोट तो पड़ गया है। अब वो नाराज हो गए, वो बाहर गए, उन्होंने मीडिया में काफी हल्ला मचाया कि फेक वोटिंग हो रही है। तो फिर जानकारी में आया कि पता करिए आखिर ये लफड़ा हुआ क्या है, क्यों हुआ है लफड़ा। तो मैं उस जब प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ तो मुझे ये पता चला, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने हमें आधार कार्ड दिखाया, उसके नाम पिता का नाम हमारे पास डेटाबेस में था, हमने आधार कार्ड देखा, उसकी वोटिंग करवा दी। अब दूसरा व्यक्ति उसी नाम और पिता का नाम का आधार कार्ड लेकर हमारे पास आ गया है। तो मैंने कहा कि फिर आपको देखना चाहिए ना कि इस आधार कार्ड का नंबर सही है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें आधार कार्ड का डेटा नहीं मिलता, इलेक्शन कमीशन हमें आधार कार्ड का डेटा नहीं देता। तो मैंने कहा तब तो कोई भी किसी भी का भी आधार कार्ड लेकर आ जाए और वोट डाल के चला जाए, क्योंकि पिक्चर्स तो आधार कार्ड में ब्लर होती हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। अब देखिए बाद में दूसरा पर्सन आ गया वोट करने, तो समझ में आया कि एक वोट गलत पड़ गया है। अगर ऐसा ना हो तो कितने सारे लोगों के वोट्स पड़ जाएंगे और पता नहीं चलेगा। तो इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही बड़ा लूप होल है ये, जिसे निश्चित तौर पर उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए इस सेशन में बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। समर्थ, इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये गलत है, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो ये तो गलत हो गया। परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है, दैट्स ट्रू। पाल दाधव मैसेकर, ये 7 मार्च 1922 को वेस्ट बंगाल में हुआ, ये गलत है, ये हुआ गुजरात में। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जा रहा है। टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर जो है वही SVEP का है, EDDI, दैट्स ट्रू। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने साइन किया था 2015 में, ये भी सही है। तो ये जो हमारा सेशन है ये यहाँ पे समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।